हिंद दोस्तों, गुप्तोत्तर काल का जो पहला वीडियो है वो आप लोग देख चुके हैं। अब हम गुप्तोत्तर काल के अगले वीडियो में आते हैं और यहाँ पर आने से पहले हम जो है एक काम करते हैं कि सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने गुप्तोत्तर काल में सबसे पहले किसको पढ़ा? मैत्रक को। ठीक है, कहाँ के शासक थे? वल्लभी के शासक थे ये मैत्रक। अगला कौन सा शासक पढ़ा आपने? यशोधर्मन। ठीक है, यशोधर्मन वंश। इसके बाद मैत्रक, यशोधर्मन और फिर उत्तरगुप्त। और उत्तरगुप्त का सबसे प्रमुख शासक कौन था? देवगुप्त। ठीक है, अब आपको मैंने पिछले वीडियो में आपसे कुछ पूछा था, कुछ प्रश्न पूछे थे जिसका आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। सबसे पहला जो मैंने आपसे पूछा था कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, तो हमको इलाहाबाद अभिलेख से ये पता चलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ जो है ये किसने करवाया था? इसको करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और ये हमको पता कहां से चलता है? अयोध्या अभिलेख से पता चलता है। अगला आपके लिए प्रश्न था कि 4 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे और फिर 1 अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे, जिसके बाद अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलवाए थे। ये गुप्त शासक थे। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने 1 अश्वमेध यज्ञ करवाया था और जो प्रवरसेन है इसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। प्रवरसेन नाम का एक शासक है, उसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कन्नौज के मौखरी। कौन पढ़ेंगे हम? मौखरी वंश। मौखरी वंश कहां के लोग थे? ये कहां के रहने वाले थे? कन्नौज। ठीक है, यही वो काल है, यानी जब मौखरी वंश जो है सत्ता में आया तो यही वह काल है जब जो कन्नौज है ये भारत का मुख्य स्थान हो गया। उसके पहले मगध हुआ करता था, फिर जो है आंध्र सातवाहनों के समय में आंध्र प्रदेश हुआ, कुछ समय तक पंजाब रहा, लेकिन इस काल में कन्नौज मुख्य स्थान रहा जो एडमिनिस्ट्रेशन का हब जिसको माना गया, या जिसके लिए लोगों ने युद्ध किया कि हमें इस पर ज्यादा कब्जा कर लेना है। और ये भी इसलिए क्योंकि कन्नौज को कहा जाने लगा था, इस समय कहा जाता था महादेव नगर। कन्नौज का एक और नाम था जिसका नाम क्या हम जानते हैं? महादेव नगर। ठीक है, जो मौखरी वंश है और जो वर्धन साम्राज्य है जिसमें हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, राज्यवर्धन को पढ़ेंगे, इन दोनों का संबंध बहुत अच्छा था। इसी वजह से जो हर्षवर्धन के समय के जो अभिलेख हैं या जो साहित्यिक साक्ष्य हैं उसमें हम मौखरी वंश को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उसमें मौखरी वंश का अच्छा दिया गया है कि उसमें उसी एक तरीके से हम साहित्यिक साक्ष्यों में उन्हें ही पढ़ते हैं। ये हो गया कन्नौज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मौखरी वंश। इसकी स्थापना किसने की? हरिवर्मन। इसके संस्थापक कौन थे? हरिवर्मन। और इन्होंने स्थापना कब की? यशोधर्मन की मृत्यु के बाद। जब यशोधर्मन की मृत्यु हो गई तब मौखरी वंश की स्थापना होती है। मौखरी वंश के बारे में हर्षचरित में कहा गया है कि जो मौखरी वंश के लोग हैं ये सूर्य की भांति चमकते हुए हैं। ठीक है, हम इनके जो राजवंश हैं इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? जाहिर सी बात है हरिवर्मा आएंगे। ठीक, हरिवर्मा के बाद कौन आएगा? आदित्य वर्मा। हरिवर्मा के बाद आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, ईशान वर्मा, हरिवर्मा, फिर आदित्य वर्मा, फिर ईशान वर्मा। ईशान वर्मा के बाद सर्ववर्मा, ईशान वर्मा के बाद सर्ववर्मा, और सर्ववर्मा के बाद
अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा मौखरी वंश के जितने राजा हुए हैं। अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बस संस्थापक सदस्य कौन, संस्थापक कौन है? हरिवर्मा। हरिवर्मा का पुत्र कौन है? आदित्य वर्मा। ठीक है, इसमें जो सर्व वर्मा है, सर्व वर्मा, ये सबसे प्रतापी राजा था। पूरे मौखरी वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था? सर्व वर्मा। ठीक है, सर्व वर्मा के बाद जो ईशान वर्मा है, ईशान वर्मा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि किसने दी थी? ईशान वर्मा ने। हम लोग ये देखते हैं कि इस काल में बड़ी भयानक भयानक उपाधियां राजा जो है वो धारण करते हैं। इसी के पैरेलल जब हम साउथ का देखेंगे, क्योंकि अभी इसके बाद एक वीडियो और आएगा और आपका जो उत्तर भारत का एंशिएंट पार्ट है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है जब हम इसके पैरेलल जो साउथ का देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे गंगई चोड़गंग, एक से एक जो है आएंगे, आपको उपाधियां मिलेंगी जिनको याद करने में समय लगेगा। ठीक है, तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की? ईशान वर्मा में। यहाँ पे बहुत ज्यादा किसी ने धारण कर लिया, महाराजा धीराज बोल दिया खुद को, या महाराज बोल दिया, या फिर कहा कि मैं राजाओं का राजा हूं। ठीक है, इस तरीके की उपाधि लोगों ने धारण की। ईशान वर्मा, सर्व वर्मा सबसे प्रतापी राजा हुआ। इसके बाद कौन आया? ईशान वर्मा। ईशान वर्मा के बाद अगला जो शासक है वो कौन है? अवंती वर्मा। इसके बाद कौन है? अवंती वर्मा। अब जो सर्व वर्मा है और इनका पुत्र कौन है? अवंती वर्मा, इसको हर्षचरित में ये कहा गया है, हर्षचरित में इन सभी राजाओं का वर्णन है, लेकिन हर्षचरित में इन दोनों के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? ये जो दोनों हैं ये राजाओं में सूर्य के समान है। ये राजाओं में किसके समान है? सूर्य के समान प्रतापी है। अभी हम इसको भी देखेंगे कि आखिर हर्षचरित इन लोगों का इतना महिमा मंडन क्यों कर रहा है। क्या वजह है कि हर्षचरित इन लोगों को बता रहा है कि इतने महान थे, ये इतने ये करते थे? क्योंकि हमको मौखरी वंश का लगभग जो इतिहास मिलता है वो हर्षचरित से मिलता है, और कुछ अभिलेख है जैसे हरहा अभिलेख है, वहां से हमको इनके इतिहास के बारे में कुछ पता चलता है। तो अभी हम ये भी देखते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं। जैसे एक हर्षचरित हो गया, आर्य मंजुश्री कल्प है, एक उससे पता चलता है, सॉरी श्री आर्य मंजुश्री कल्पम है, तो एक उससे पता चलता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सर्व वर्मा और अवंती वर्मा को राजाओं में सूर्य मिलता है, आर्य मंजू श्री कल्प। ये तीन साहित्यिक साक्ष्य हैं मुख्य, जिनमें हमको मौखरियों का जो उल्लेख है ये मिलता है। ये कौन से साक्ष्य हैं? ये साहित्यिक साक्ष्य हैं, यानी ये मनुस्क्रिप्ट हैं। अब इंस्क्रिप्शन भी होंगी कुछ ना कुछ, यानी कुछ अभिलेख भी होंगे। तो अभिलेखीय साक्ष्यों में तो एक मैंने आपको बताया हरहा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, और कहां से पता चलता है? असीरगढ़ में ताम्र अभिलेख है, वहां से पता चलता है। असीरगढ़ का ताम्र अभिलेख है, यहां से हमको इनके बारे में पता चलता है। हमने सर्व वर्मा देख लिया, हमने ईशान वर्मा देख लिया। ईशान वर्मा के बारे में सिर्फ एक चीज है कि उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सर्व वर्मा के बारे में यह है कि वो मौखरी वंश का सबसे प्रतापी राजा था। सर्व वर्मा और ईशान वर्मा के बारे में यह है कि ये सभी राजाओं में सूर्य के समान प्रतापी थे। अब जो ये ईशान वर्मा, सॉरी अवंती वर्मा है, अब जो ये अवंती वर्मा है, इसने हूणों को पराजित किया था। अवंती वर्मा ने हूणों को पराजित किया था। दरअसल जो ये हूण है ये मध्य एशियाई देशों से आए थे। इनके बारे में हम इसके बाद वाला जो वीडियो डालेंगे उसमें हूण ही पढ़ेंगे हम। तो हूणों के बारे में जो ये है कि ये सबसे बर्बर प्रजातियां होती थी। तो जो अवंती वर्मा है इसने हूणों को
पराजित किया, इनको मारा और खदेड़ दिया वापस, जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने ऐसी बर्बर प्रजाति को, इसने यूची को हराया है। यूची यानी कुषाण वाला, यूची जातियों को हूणों ने हराया था। और इस हूण को किसने हराया? अवंती वर्मा ने। ऐसे और भी राजा हुए जिन्होंने हूणों को हराया है। स्कंदगुप्त के बारे में भी हम पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब जो इनका लास्ट अंतिम शासक है उसका नाम क्या है? गृहवर्मा। जहां आपको कुछ कारण पता चलेगा। जो गृहवर्मा है इसकी शादी हुई थी राज्यश्री से, और राज्यश्री कौन थी? हर्षवर्धन की बहन थी। अब समझ में आ रहा है? हर्षवर्धन का और मौखरियों का डायरेक्ट संबंध था। इसी वजह से जो गृहवर्मा, इसी वजह से हर्षचरित में इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। ये जो गृहवर्मा है इसकी हत्या कौन कर देता है? देवगुप्त। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं। देवगुप्त इसकी हत्या कर देता है और राजश्री को वहां से निकालकर भगा देता है। जब हम हर्षचरित पढ़ेंगे, जब हम हर्ष को पढ़ेंगे तो ये चीज वहां पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे या फिर क्या हुआ था उसमें। तो राजश्री को इसने भगा दिया, जिसके बाद राज्यवर्धन ने क्या किया कि देवगुप्त की हत्या कर दी। किसने? राज्यवर्धन ने। राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर, देवगुप्त की गौड़ शासक कहां के? बंगाल के। बंगाल के गौड़ शासक। इसमें जो सबसे प्रतापी राजा हुआ है उसको हम बोलते हैं शशांक। बाकी किसी का बहुत वर्णन मिलता नहीं है शशांक के अलावा। और शशांक का भी जो वर्णन है ये ना तो हर्षचरित में है, कहां कहां नहीं है ये देखिएगा, इसका वर्णन कहां नहीं है। तो हर्षचरित में नहीं है और ह्वेनसांग ने भी नहीं किया है। इन दोनों ने शशांक का वर्णन नहीं किया है। इन दोनों ने महत्व नहीं दिया शशांक को। महत्व किसने दिया है? तो महत्व दिया है आर्य मंजुश्री कल्पम में। कहां वर्णन है? आर्य मंजुश्री कल्प में। इसमें यह कहा गया है कि जो हर्ष है, हर्ष ने सोम को हराया। शशांक की जगह पे क्या मिलता है? सोम। सोम मतलब शशांक। हर्ष ने शशांक को हराया और हराकर इसको विवश कर दिया कि ये अपने राजधानी में ही रहे। पहले बहुत उड़ रहा था, बहुत उड़ा। इसने गृहवर्मा को मार दिया, इसने जो है राज्यवर्धन को मार दिया, इसके जो बड़े भाई थे हर्षवर्धन के, तो बहुत उड़ रहा था। तो हर्ष ने शशांक को हराया और दौड़ा मारा। कहां तक? बंगाल तक। कहा अगर इसके बाहर निकले, अपने बिल के अंदर रहना, इससे बाहर निकले तो फिर मारूंगा पटक। तो डर के मारे ये अपने पूरे जीवन काल वहीं रहा। अब हम शशांक के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि शशांक से एक प्रश्न बहुत आता है और वो हो सकता है कि हर दूसरा एग्जाम यह प्रश्न, अगर शशांक से कुछ पूछेगा तो हर दूसरा एग्जाम ऐसा प्रश्न पूछेगा आपसे। ठीक है, क्या है जरा हम देख लेते हैं। पहली चीज, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है। दूसरा, ये बौद्ध का जो है, जितने भी बौद्ध थे उनका दुश्मन था। बौद्ध का दुश्मन था। इसने एक काम किया, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है, बोधि गया में क्या है? बोधि वृक्ष, उसको उखाड़ कर फेंक दिया। ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर दूसरे तीसरे एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लेता है कि बोध गया में सबसे पहले जो बोधि वृक्ष था उसको उखाड़ कर किसने गंगा में फेंकवा दिया था? शशांक ने। यानी जो धार्मिक उन्माद है हम उसकी बात करते हैं, तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया, इतना बड़ा दुश्मन था कि जो बोध वृक्ष था उसका, जिसको वो लोग बहुत पवित्र मानते थे, उसको उखड़वा के गंगा में फेंकवा दिया था। भाई यहाँ कोई जरूरत नहीं तुम्हारी। ठीक है, इसके लिए क्या बोलते हैं हम? एक चीज बोलते हैं कि जैसे जाने दीजिए, लाइव क्लास में बोलना जरूरी नहीं है, उचित नहीं है। अगला ये हो गया जो बिहार में बहुत सारे क्या थे? बौद्ध विहार। बिहार के अंदर कई सारे बौद्ध विहार थे। ठीक है, उन बौद्ध विहारों में जो बौद्ध भिक्षु रहते थे उनको सबको मार के भगा दिया।
बौद्ध भिक्षुओं को मार के भगा दिया। कहा कि तुम्हारी जरूरत हमारे राज्य के अंदर नहीं है, हम शैव धर्म के अनुयायी हैं, या तो भगवान शिव की पूजा करो और या तो यहाँ से भग जाओ। इनको सबको भगा दिया। और जो भगवान बुद्ध के अवशेष थे, बुद्ध के अवशेष जो थे उसको भी, बुद्ध अवशेषों को क्या किया इसने, जलवा दिया। बाकी जो चीजें हैं वो मैं इतनी देर से जो बताता चला रहा हूँ कि राज्यवर्धन को इसने मारा, देवगुप्त और जो गृहवर्मा है, देवगुप्त और गृहवर्मा दोनों लोगों ने पहले, देवगुप्त और शशांक ने मिलकर गृहवर्मा की हत्या की, फिर गृहवर्मा की हत्या राज्यवर्धन ने की, फिर इसने राज्यवर्धन को अपने यहाँ बुलाया, चुपके से उसकी हत्या कर दी। ठीक है। अब शशांक ने इतना सारा काम किया था, इसी वजह से ये क्या हो गया था, मनबड़ हो गया था। मतलब इसका जो मन करेगा वो करूंगा, इसको जो मेरा करना हो कर लो। आया हर्ष, अच्छा ठीक है बताता हूं। इसको मारा, कहां से, बिहार से मारना शुरू किया। मारते 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 ले आया कहां तक, बंगाल में, और कहा अब अपनी राजधानी से अगर बाहर निकले कूट दिए जाओगे। ठीक है ना, मार मार तुमको हम पटरा कर देंगे। तो ये राजधानी से अपने बाहर नहीं निकला। उसके बाद शशांक अपनी राजधानी में रहा। बाद में कुछ दिनों के बाद गौड़ शासक लगभग नगण्य हुए। फिर बंगाल में पालों का शासन हुआ, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब की हूण। किसको पढ़ेंगे, पंजाब में जो हूण शासक थे। ठीक है, तो पंजाब की हूण, और फिर जो हम पंजाब के हूणों के बाद हम किसको पढ़ेंगे, पुष्यभूत, पुष्यभूति वंश, जिसमें राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के हम पढ़ेंगे। यहां जितना आज पढ़ा है, जितने आज वीडियो है उतना ही रहेगा। इन दोनों को हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।